यूनाइटेड में एक बार फिर बड़ी बगावत की खबर आ रही है। वहां पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है और इस मांग को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। लेकिन उनकी पार्टी के ही कई नेताओं का कहना है कि ये केसी त्यागी का अपना ये बयान है, पार्टी इस तरह की कोई मांग नहीं कर रही है। क्या ये मामला है? और इसको लेकर यह भी खबर आ रही है कि केसी त्यागी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यहां तक कि वो पार्टी से निकाले भी जा सकते हैं। लेकिन पार्टी से निकाले जाने की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही हैं, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग जाकर केसी त्यागी ने कई बयान दिए हैं। पर यहां तो सीधे उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। क्या इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी उनको निकाल देगी? यह बड़ा सवाल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ईडी की कार्रवाई को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो हंगामा मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उधर उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है। यहां जो जन दबाव था और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने सवाल उठाए, मांग की कि अंकिता भंडारी मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द की जाए, तो सरकार ने बैकफुट पर आते हुए बड़ा फैसला लिया है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि ये सीबीआई, ये कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की देख रेख में सीबीआई की जांच हो। ये तमाम बड़ी खबरें हैं और भी देश दुनिया से बड़ी खबरों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी ताजा खबर है, केसी त्यागी का मामला। उन्होंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र को भी हम लोग देखते हैं क्या कहा है केसी त्यागी ने। लेकिन उनकी पार्टी उनकी ही इस डिमांड पर, उनकी इस मांग पर कि वो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, इस पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है और बताया जा रहा है कि वो पार्टी से निकाले भी जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मांग की है अमलेंदु जी? ये तो नीतीश कुमार को वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी रुझान के लोग थे, पुराने नेता थे, उनमें नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि हैं अभी भी बहुत से, लेकिन वो लालू यादव को देने की मांग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो पार्टी लाइन के खिलाफ होगा। लेकिन नीतीश कुमार को देने की मांग कर रहे हैं, भारत रत्न देने की मांग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इससे नीतीश कुमार की पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? समीर जी, सिर्फ भारत रत्न देने की मांग नहीं की है केसी त्यागी ने। भारत रत्न देने का मांग करने का एक तो मतलब ये होता है कि भाई अब इनका काम खत्म हुआ राजनीति में, अब इनको भारत रत्न दो, घर बैठाओ जी। तो इसका मतलब केसी त्यागी ने एक तरीके से घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार का राजनीति में काम खत्म हुआ, अब इनको घर बैठना चाहिए, मतलब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, भारत रत्न लें और बुढ़ापा आराम से काटें। ये एक तरीके से संदेश है। लेकिन इसके साथ साथ केसी त्यागी ने जो बात कही है समीर जी, वो को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो गए, खासतौर से उनके स्वास्थ्य को लेकर। केसी त्यागी का कहना है कि इस सरकार ने चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मृत्युपरांत जो था वो भारत रत्न दिया, नीतीश कुमार को उनके जीते जी दे दें। इसके बाद ये शंकाएं उठने लगी कि क्या नीतीश कुमार की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं? क्या स्वास्थ्य की स्थिति उनकी, तो नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की स्थिति इतनी नाजुक है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनके जीते जी भारत रत्न दे दें। इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा। हालांकि केसी त्यागी को लेकर बवाल पहले से ही मचे हुए हैं। केसी त्यागी इधर काफी दिनों से बीजेपी के काफी ज्यादा नजदीक समझे जा रहे थे, इसलिए उनको मुख्य प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया गया था जनता दल यू के। और पिछले दिनों वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे, खासतौर से जो अभी एक बांग्लादेश का जो खिलाड़ी था उसको लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही, उसको लेकर भी जो था जेडीयू में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था। इस तरीके से कई जो विधेयक आए उनको लेकर नीतीश कुमार के बारे में जो मतलब उन्होंने जनता दल की तरफ से बातें रखनी, उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। तो केसी त्यागी के बारे में अब सूचना ये आ रही है कि उनको निकाला जा सकता है या केसी त्यागी जनता दल यू तोड़ सकते हैं। ये भी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल, तो पहले देख लेते हैं केसी त्यागी ने क्या लिखा है। उस पत्र को उन्होंने ट्वीट भी किया है, उसको देखते हैं। और उस पत्र में उन्होंने मांग की है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। हालांकि ये भारत रत्न की ये मांग क्यों की गई है और कह रहे हैं कि उनके जीवित रहते उनको भारत रत्न दिया जाए, क्या कुछ वजह है? उनकी पार्टी के नेताओं के भी बयान इसमें आए हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन पहले देखते हैं केसी त्यागी ने अपने पत्र में लिखा क्या है। वो उन्होंने जो पत्र को टैग करते हुए एक ट्वीट भी किया है और जिसमें लिख रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को क्यों भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उस पत्र को हम लोग देखते हैं, जो पत्र उन्होंने लिखा है उस ट्वीट को स्क्रीन पर। और उस पत्र में उन्होंने ये कहा भी है कि बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब चौधरी चरण सिंह को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो अब उसी कड़ी में
नीतीश कुमार को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए बिहार के विकास में, देश के योगदान में। और वो एनडीए के जो फाउंडर्स हैं, एनडीए के संस्थापकों में से एक हैं, इसलिए वो इसके बड़े दावेदार हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने पत्र में लिखी हैं और उस पत्र को लेकर हंगामा मचा हुआ है पार्टी में जबरदस्त तरीके से। पार्टी दो फाड़ होने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है और वहां केसी त्यागी को निकाले जाने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब का क्या कुछ असर होगा? क्या ऐसा है, क्यों केसी त्यागी नाराज हैं, या फिर केसी त्यागी एक अलग लाइन ले रहे हैं और इस समय नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड वो बिल्कुल उस लाइन पर चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो इस पत्र को लेकर इस समय न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी हंगामा मचा हुआ है। तो अब ये देखना है कि केसी त्यागी के खिलाफ उनकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है। और पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी आया है, उसको भी सुनते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये केसी त्यागी की अपनी ये उनका अपना बयान है, उनकी अपनी सोच है। यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी, इसका क्या मतलब समझा जाए अमलेदु जी कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले? ये अगर ये केसी त्यागी का अपना उनका खुद का बयान नहीं, जो अलग कर रही है पार्टी, उनके उस बयान से अलग कर रही है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जीते जी दे दिया जाए। हाँ। यानी जो इसके बाद सवाल उठेगा, क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या वो मतलब मृत्युशैया के नजदीक है, इस तरीके की अफवाहें भी उड़ना शुरू हुई। तो इसको लेकर जो उनका राजीव रंजन का कहना है कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मत है कि उनको जीते जी दे दिया जाए, नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हम पहले केसी त्यागी को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान सुन लेते हैं बिल्कुल कि क्या कहा है, क्यों वो मांग कर रहे हैं कि जीते जी नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद ये भी सुनेंगे कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी, यानी है तो केसी त्यागी भी नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे लोगों को इस पर आपत्ति क्यों है। पहले केसी त्यागी को सुनते हैं। आपने सीधे भारत रत्न की मांग की है उनके लिए? नहीं, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया जाए। दूसरा सवाल, तो जीवित रहते उनको मिल जाए, ये केसी त्यागी की इच्छा है। प्रधानमंत्री को अब उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन उनकी पार्टी ही इसको लेकर नाराज दिखाई पड़ रही है और ये केसी त्यागी का निजी बयान बता रही है। राजीव रंजन को भी सुनते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से राज्य की जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे हैं और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर नीतीश कुमार को केसी त्यागी भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, जीते जी उनको मिला जाए। और यहां ये स्वास्थ्य की बात बता रहे हैं और उनके पत्र से, उनकी डिमांड से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो ये माना जाए कि भारत रत्न देने की मांग से नीतीश कुमार की ही पार्टी अपने को अलग कर रही है। बड़ा, चूंकि ये भी बड़े नेता हैं, केसी त्यागी भी बड़े नेता हैं। हाँ, केसी त्यागी भी बड़े नेता हैं और केसी त्यागी की जगह है ये आए हैं राजीव रंजन प्रसाद। जी हाँ। पहले मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है, अब इनको ले आया गया, तो इनकी बात आधिकारिक मानी जाएगी। इसका मतलब कि जनता दल यू नहीं चाहता कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, वो अपनी तरफ से केसी त्यागी भारत रत्न मांग रहे हैं। तो विवाद जो है भारत रत्न पे नहीं है, विवाद इसी पे है कि क्या नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की घोषणा केसी त्यागी जो कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो क्या बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। चूंकि समीर जी देखिए, खरमास खत्म होने वाला है और दही चूड़ा का भोज आने वाला है। 14 तारीख को बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, वो तारीख है। और इससे पहले नीरज कुमार जो है एमएलसी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो कह चुके हैं कि 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये नहीं कहा उन्होंने किसके विधायक संपर्क में हैं।
तो क्या बीजेपी के 18 विधायक संपर्क में हैं कि चिराग पासवान के 18 विधायक समर्थन में हैं, समर्थन में मतलब उनके उसमें हैं, संपर्क में हैं जी। या आरजेडी के हैं, किसी के भी हों, अगर 18 विधायक संपर्क में हैं तो इसका मतलब कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। तो क्या उस बड़े खेल से पहले बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है केसी त्यागी के जरिए ये संकेत देने के लिए कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है? क्या ये संकेत देने की ये सारी शंकाएं उत्पन्न होने लगी हैं, ये सारे कयास लगाए जाने लगे हैं। अब क्या है क्या नहीं है तो केसी त्यागी जाने की उनकी मंशा क्या थी, कि वास्तव में वो भारत चाहते हैं या ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाएं या पार्टी टूट जाए, क्या चाहते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन जो चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच वो सामान्य अब नहीं दिख रहा है और खरमास पे मतलब खत्म होने के बाद ये दही चूड़ा जो आएगा तो उस पर नीतीश कुमार हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया करते हैं। तो अब नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर भी सवाल जो बहुत सारे उठने लगे हैं। तो क्या उस जो झटका लगने वाला है दही चूड़ा के दिन उससे निपटने का कोई इंतजाम बीजेपी पहले से कर रही है, ये शंकाएं उठने लगी। जी बिल्कुल, इसको लेकर नीरज कुमार का भी जो जेडीयू के नेता हैं उनका भी बयान है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही अलग अलग बड़े नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं और एक दूसरे के बयानों को काटा क्यों जा रहा है। ये सारी चीजें क्या किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर ये जो कुछ उठापटक बिहार में चल रही है सरकार बनने के बावजूद और गठबंधन को एक बड़ी जीत हासिल होने के बावजूद वहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और यहां तक कि इन पार्टियों के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अमलेंदु जी ये देखा जाए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग अकेले केसी त्यागी नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर चुके हैं। गिरिराज सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि उनको दिया जाना चाहिए, वो कर चुके हैं और भी कई नेता कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए और वो विधानसभा चुनाव से पहले मांग कर चुके हैं। जी हाँ। तो ये मांग, इसका मतलब जो हमने जो चर्चा कर रहे हैं कि भारत रत्न देने का मतलब, मांग करने का मतलब यही है कि भाई ठीक है अब इनका काम हुआ, अब इनको राजनीति से संन्यास इनका दिलाया जाए। तो ये तो इसका मतलब समझिए जो केसी त्यागी बोल रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए तो वो भारत रत्न देने की मांग करने का मकसद यही है कि नीतीश कुमार को राजनीति से रुखसत किया जाए, इनको चलता किया जाए। ये शायद केसी त्यागी का आशय रहा होगा, हमें नहीं मालूम उनका आशय क्या रहा है क्या नहीं रहा। लेकिन साथ साथ वो जो ये बात जोड़ रहे हैं कि साहब उनको तो मृत्युपरांत दिया गया चौधरी चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को, नीतीश कुमार को जीते जी मिल जाए। तो ये जीते जी मिल जाए जो ये बात है, तो इसको लेकर बहुत सारी शंकाएं पैदा हो रही हैं कि क्या केसी त्यागी ये घोषणा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है और वो काम संभालने के लायक नहीं है, क्या इस तरह की घोषणाएं कुछ कर दी हैं। इधर जिस तरीके से चर्चा होने लगी कि दही चूड़ा के दिन जो है निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में हो सकती है, और अभी पिछले महीने की ही बात है, मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर की, अमलेंदु जी, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे और भी कुछ बीजेपी के भी कुछ नेता थे। उन्होंने सीधे सीधे, ये एक अखबार में ये रिपोर्ट आई थी कि वहां उन्होंने पूछा कि कैसे और कब तक इनको हम जल्दी से हटा सकते हैं, इस तरह की बातें आई हैं। तो ये सारा कुछ क्या किसी प्लानिंग के तहत तो नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है। अचानक मांग कर देना और केसी त्यागी का उधर जेडीयू के नेताओं की ओर से खंडन कर देना कि ये उनकी अपनी राय है, हमारी राय नहीं है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ तो समझिए। देखिए 14 जनवरी का करीब आना, हाँ 14 जनवरी का करीब आना, 14 जनवरी के करीब आने से पहले ही जो है वो सकट निकल चुका, मकर संक्रांति आने वाली है, दही चूड़ा आने वाला है। तो इसके बीच में बिहार में काफी ज्यादा गतिविधियां हुआ करती हैं। तो अब ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि किस तरीके से मतलब जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब जो चर्चाएं हैं वो ये चर्चाएं ये भी हैं कि भाई केसी त्यागी ही जेडीयू को तोड़ सकते हैं। दूसरी चर्चा ये कि केसी त्यागी को जेडीयू से निकाला जा सकता है, शायद निकाल दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब तक हम लोग कर रहे हैं तो सूचना आएगी, तो पुष्ट सूचना आएगी तभी हम बताएंगे। सूत्रों के हवाले से हम तो कोई खबर देंगे नहीं इस तरीके की जब तक कि पुष्ट खबर ना हो। तो इसलिए जो है वो काफ़ी कुछ वहाँ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी जो है वो इस सारे प्रकरण के पीछे समझी जा रही है। नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी कमज़ोर करना चाहती है, नीतीश कुमार से जल्दी छुटकारा बीजेपी चाहती है, शायद ये समझा जा रहा है। समीर जी बिल्कुल, ये खबरें तो लगातार आ ही रही हैं कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार को बीजेपी ने बना दिया हो, लेकिन वो इस कोशिश में है कि कैसे और कितनी जल्दी नीतीश कुमार को हटाकर अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पर बनाया जाए। तो बहुत सारी खबरें हैं, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव भी है। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी किसी न किसी एक कई तरह की तरकीबें चल रहे हैं, कई चाल चल रहे हैं। तो ये एक शाह और मात का खेल दोनों के बीच जारी है। लेकिन जेडीयू के भीतर जो कुछ चल रहा है अब
उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है या फिर नीतीश कुमार खुद हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब को देखते हुए जेडीयू दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। वहां एक बड़े नेता मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, और दूसरी ओर बड़े नेता और जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, वो उनका निजी बयान है, भारत रत्न की मांग का जो बयान है वो केसी त्यागी का अपना बयान है। बहरहाल इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ होता है, केसी त्यागी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पार्टी उनको निकाल भी सकती है, उनको पार्टी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। हालांकि ये खबरें पिछले कई दिनों से आ रही हैं केसी त्यागी को लेकर, लेकिन जेडीयू के भीतर एक बड़ी उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, ये साफ है इस बयान से। और इस बयान की जो प्रतिक्रिया आई है, इस बयान का जो जवाब आया है पार्टी की ओर से। उधर उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का जो मामला है, उसमें बड़ी खबर आई है कि सरकार तैयार हो गई है, सरकार ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का 2022 में उसको मार दिया गया था, और उसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के शामिल होने की बात नए सिरे से आई है। तब भी आई थी जब यह घटना घटी थी। हालांकि पिछले साल इसमें 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ एक महिला का, और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के बड़े नेता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का नाम लिया, महासचिव का दुष्यंत गौतम का नाम लिया। तभी से इस वहां पर पूरे उत्तराखंड में उबाल देखने को मिल रहा है। वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। कल राहुल गांधी ने भी इसको लेकर मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अंकिता भंडारी के परिजन भी मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे। तो आखिरकार तैयार हुई सरकार सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर भी लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच भी तो केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र सरकार के तहत आती है, और सीबीआई का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक किस तरीके का रहा है, उसको देखते हुए ये जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश में कराने की मांग की जा रही है। लेकिन फिर भी बड़ा दबाव पड़ा है, और आखिरकार सरकार तैयार हुई जांच के लिए। हाँ, बड़ा दबाव पड़ा और सरकार को मजबूर होना पड़ा जांच के लिए। और समीर जी, जब पूरा देश जो था वो मना रहा था कि साहब नए साल का जश्न मना रहा था, उसकी तैयारियां कर रहा था, और उस समय उत्तराखंड जो था वो इस मसले को लेकर बुरी तरीके से उबल रहा था, और बड़े वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। राहुल गांधी ने कल ही जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट एक बार हम लोग फिर दिखा सकते हैं समीर जी, और राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था वो भी हम लोग बताते हैं। और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ये समझ में आ गया बीजेपी की सरकार को कि अब ये मसला काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। तो कल ही जो थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो वो कह रहे थे कि एसआईटी बना दी गई है, लोगों को सजा मिल चुकी है, और एसआईटी की जांच जो होगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कल तक जब आप ये कह रहे थे कि एसआईटी बन चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर आपको कल शाम को क्यों अचानक से फिर सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी? चूंकि समझ में आ गया कि राहुल गांधी के इस मसले को ट्वीट करने का मतलब है कि कांग्रेस अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर पहुंचेगी, और जब राष्ट्रीय स्तर पर लेकर ये मामला उठेगा तो बीजेपी के सामने दिक्कतें पैदा होंगी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और कल उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया गया था। कांग्रेस पार्टी, तमाम महिला संगठन वहां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और ये ट्वीट जो अभी हम देख रहे थे, लिखा है इसमें राहुल गांधी ने कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश की उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया, और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने और भी बहुत सारे जिक्र किए हैं मुद्दों का, किस तरह से देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश कैसे की जाती है। पर आखिरकार सरकार तैयार हुई, और इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ कहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की गई उस पर भी बताया है। हालांकि एक दिन पहले तक वो इसकी जरूरत नहीं समझ रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको इसकी जांच की सिफारिश करनी पड़ी। सुन लेते हैं पुष्कर सिंह धामी ने कहा क्या है। देखिए, बहन अंकिता के माता पिता से मैं मिला था। मैंने पहले ही कहा था कि उनके माता पिता, चूंकि इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी बेटी को खोया, अनेक परेशानियों का सामना किया, और मैंने तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो उनकी भावना होगी, उस भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की हम जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की।
संस्तुति कर दी है। तो मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी अमलेंदु जी, और मुलाकात के बाद भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इसमें SIT बना दी हमने महिला अधिकारी के नेतृत्व में, उसके बाद उसकी पैरवी की गई और सजा भी मिल गई। लेकिन सवाल फिर वहीं जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी का कौन VIP है जिसका नाम आ रहा है लेकिन उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार अब ये CBI जांच की सिफारिश की गई है। इसका मतलब ये है कि अंकिता भंडारी के जो माँ बाप ये मांग कर रहे थे, उनकी मांग पर तुरंत नहीं सिफारिश की गई है, उसके बाद ये जो दबाव बना है उसके बाद ये सिफारिश की गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड उबल रहा था, वो काफी विजुअल जो थे वायरल हो रहे थे। खुद बीजेपी की एक जो मंडल अध्यक्ष है वो काफी ज्यादा क्रोधित नजर आई थी और कह रही थी इस्तीफे हो गए, पार्टी इस्तीफे होगा, कह रही थी बहुत शर्म की बात है, इस पार्टी के लिए हमने काम किया। ये सब एक महिला हंसिया लेकर कह रही है धामी याद अपने गट्टू को लेके आओ, सर्विस हम देंगे। इस तरह की बातें जो तमाम वीडियो सब वायरल हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक उबाल जो था वो देखने को मिल रहा था। आपको ये अगर मांग मतलब ये स्वीकार करनी थी CBI की जांच की, तो आप तभी कर लेते जब आप उसके माता पिता से मिले थे। बिल्कुल आपको उसी समय करना चाहिए था, उस समय तो आपने नहीं किया। इस बीच खबर ये भी समझिए कि उस अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि CBI को जांच इस पर नहीं करनी चाहिए कि किसने किया, कौन चला गया, वो VIP कौन है जिसको बचाया जा रहा है, जांच इस पर होनी चाहिए। तो यानी आप CBI जांच के जरिए भी अगर आप ये चाहें कि CBI जांच इस पे हो जाए कि साहब किसने किया और सजा मिल गई, ये नहीं है। उसको इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है, सर्विस देने की बात जो कही जा रही थी वो किसको कही जा रही थी, उस व्यक्ति को जो है VIP को उसको सामने लाया जाना चाहिए CBI को। ये भी मांग उठ रही है। तो अब देखना ये कि CBI क्या जांच करती है क्या नहीं करती है। हालांकि वो जो वीडियो वायरल हुआ था एक बीजेपी नेता का, उनकी जो उर्मिला सनावर जो उन्होंने जो किया था, उसमें यही कह रहे हैं कि पार्टी बचा लेती है, बाद में चुपके से हटा देती है। तो देखना ये कि पार्टी बचा लेगी और चुपके से हटा देगी, यही होता है जो वो बीजेपी नेता कह रहे थे, या फिर वास्तव में CBI जो है वो असली अपराधी को पकड़कर सामने ला पाती है। जी बिल्कुल, और यही इसीलिए मांग हो रही है, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि ये CBI जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। गणेश गोदियाल हैं वहां पर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस CBI जांच को लेकर भी वो संतुष्ट नहीं है और ये कह रहे हैं कि CBI पर भरोसा नहीं है, इस पर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। और आपको बता दें, पिछले लगभग 2 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी और तमाम महिला संगठन लगातार उत्तराखंड के तमाम शहरों में इस घटना को लेकर CBI की मांग को लेकर, CBI जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो सुनते हैं गणेश गोदियाल को। लेकिन ये जो दबाव काम आया है निश्चित तौर पर, चाहे वो राहुल गांधी का ट्वीट हो, यहां पर महिलाओं का दबाव हो, कांग्रेस पार्टी का लगातार हो रहा प्रदर्शन हो, उसने सरकार को मजबूर कर दिया CBI जांच कराने को। यहां एक और भी खबरें आ रही थी अमलेंदु जी, तमाम रिपोर्ट्स अखबारों में छप रहा था, सोशल मीडिया में बात हो रही थी कि पुष्कर सिंह धामी कराना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दबाव था कि CBI के लिए इसकी जांच को न दिया जाए। अब जो भी वजह हो, लेकिन CBI जांच पर भी भरोसा नहीं है, ये होनी चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, ये कह रहे हैं गणेश गोदियाल। सुनते हैं क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं। सरकार ने CBI जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए CBI जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये CBI जांच सरकार ने आदेश दी है। लेकिन ये CBI जांच हमने कहा है जब इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो, हम ये मांग करते हैं। तो CBI जांच हो, लेकिन वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जो जज की देखरेख में हो, ये केवल CBI अपनी तरफ से न करे, यानी उस पर भी उतना भरोसा नहीं है। अब इसी मामले को लेकर अलका लांबा जो कांग्रेस नेता हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधे चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रही हैं अलका लांबा। तो बेटी को 3 साल में न्याय क्यों नहीं दिला सकते? अंकिता भंडारी के पिता के मुंह से आपने 2 नाम सुने, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार के नाम। वो बार बार इन नामों को ले रहे हैं। कहां है ये 2 नाम?
क्या एसआईटी ने इनसे पूछताछ की? कभी इनको बुलाया गया? इनकी भूमिका क्या रही? और आज तक भाजपा इन्हें क्यों बचाने के या मुख्यमंत्री धामी आप प्रयास कर रहे हैं? ये जवाब आपको देना होगा। ये लड़ाई खत्म यहां नहीं होगी। ये लड़ाई यहां से एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि हमारा आज भी मानना है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई 5 दिन तक, और एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुआ यह मामला था, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जाती रही। 23 सितंबर को जो बुलडोजर चलाया गया, बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चला? कोई न्यायिक आदेश नहीं था, कोई पुलिस किसी कोर्ट का आदेश नहीं था, तो विधायक ने बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चलाया? सवालों के घेरे में विधायक भी है और बिल्कुल कटघरे में खड़ा होना होगा, क्योंकि उसने सबूत नष्ट करने का काम करके कार्रवाई के जो न्याय की प्रक्रिया में जो है बाधा डाली है। इसमें हम लोग बिल्कुल आरोप है कि वीआईपी शामिल है, अनैतिक सेवाएं देने का दबाव था। एसआईटी सरकार द्वारा वीआईपी की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? एसआईटी बताए कि क्या उसकी पूरी जांच में, पूछताछ में किसी वीआईपी का नाम आया या नहीं आया? आया तो कौन था? नहीं आया तो भी बोलिए। यदि वीआईपी मौजूद नहीं थे तो खंडन क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कोई वीआईपी नहीं था, और अगर था तो नाम सार्वजनिक करने से क्यों उसे रोका जा रहा है? क्यों लोगों को नहीं बताया जा रहा है? नैतिक जिम्मेदारी बनाम औपचारिक कार्रवाई, यह नैतिक जिम्मेदारी थी, पर इन्होंने औपचारिक कार्रवाइयां की हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए, बचने के लिए। दबाव के बाद विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया है हमने, लेकिन विनोद आर्य का रिजॉर्ट था, उसका बेटा शामिल था, बुलडोजर चला, सबूत नष्ट हुए, और ये सिर्फ पार्टी से आपने निकाला, लेकिन कानूनी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी तरह की कोई सार्वजनिक माफी? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपके विधायक, आपकी सरकार, आपके नेता इस बेटी के उसमें शामिल थे, आपने क्या किया? क्या केवल पूछना चाहते हैं, क्या केवल निष्कासन पर्याप्त है कि किसी को पार्टी से हमने निकाल दिया? क्या यह पर्याप्त है? यह सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। क्या सत्ता में रहते हुए नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि सारा कानून करेगा, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं और आप न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये भाजपा की तरफ से कुछ और नहीं, मात्र डैमेज कंट्रोल था, ना कि अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, 2 शब्द आते हैं। ये सिर्फ इनका डैमेज कंट्रोल की अब नुकसान हो रहा है पार्टी की छवि का, लोग सड़कों पर है, इसको कैसे हम लोग बचाया जाए? महिला सुरक्षा नारे बनाम वास्तविकता क्या है? बेटी बचाओ जैसे अभियानों के समांतर पैरेलल ये सब होता है। नारा लगता है बेटी बचाओ, और निरंतर आप देखोगे बेटियों के दोषियों को बचाने का काम होता है। तो ये है नारे बनाम वास्तविकता। एक कामकाजी युक्ति सत्ता संरक्षित रिजॉर्ट में असुरक्षित है। सवाल उठता है, क्या महिला सुरक्षा योजनाएं सत्ता समर्थित संस्थानों पर लागू नहीं होती हैं? हम पूछना चाहते हैं, क्या गरीब, अंकिता भंडारी के माँ बाप गरीब हैं, वो बच्ची नौकरी कर रही थी, घर का पालन पोषण कर रही थी, सवाल फिर उठता है, क्या गरीब परिवार की बेटी का जीवन कम मूल्यवान है? उसकी कोई कीमत नहीं। वो एक गरीब की बेटी थी, अपने परिवार के पालन के लिए नौकरी कर रही थी, और उसके साथ ये सब महीने भर के नौकरी के समय ये हो जाता है। न्याय मिला, कहने को कहते हैं न्याय मिला, 3 लोग उम्र कैद हुई, लेकिन उन उम्र कैद वालों की शक्लें, चेहरे मालूम है, आ जाएंगे बाहर। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर, उम्र कैद की सजा, झटके में सजा माफ, जेल से रिहा, लड़ना पड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट को जाकर बेटी को, और सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिला कि कुलदीप सिंह सेंगर रिहा नहीं होगा। क्या गारंटी है ये रिहा नहीं होंगे, जिंदगी भर इनकी जेल में सड़ने को देंगे? नहीं, सुविधाएं देंगे, सड़ेंगे नहीं, ये सुविधाएं मिलेंगी, इसको पता है। इसीलिए ये जो तीनों दोषी अपराधी जेल भेजे जा रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। न्याय मिला पर पूरा नहीं मिला, तीनों आरोपियों को सजा, लेकिन वीआईपी एंगल अभी अधूरा है। वो वीआईपी बाहर रहकर इन तीनों को बचाने का काम करेगा, खुद तो बचेगा, इनको भी बचाएगा, इसीलिए वो इतने आत्मविश्वास के साथ अंदर गए हैं। सबूत नष्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी?
जिन्होंने पूरी तरह से सबूत नष्ट किए वो आजाद फ्री कैसे घूम रहे हैं? क्यों उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए? राजनीतिक संरक्षकों पर कौन बचा रहा है इस सब व्यवस्था में? इन सबको वो भी बराबर का दोषी है, वो भी सामने आना उनका जरूरी है। अंकिता भंडारी का मामला एक हत्या नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला मात्र एक हत्या नहीं है, बल्कि सत्ता, संरक्षण और चुप्पी की राजनीति का एक, मैं कहूं, घिनौना चेहरा है। न्याय बेटियों को मिल रहा है, लेकिन सरकारों से नहीं, न्याय जन दबाव से मिल रहा है। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, यहां न्याय मिलना मुश्किल है। सत्ता स्वयं जवाबदेही नहीं बन रही है कि सत्ता आगे आकर कार्रवाइयां करे, ऐसा नहीं हो रहा है। राजनीतिक परिवार कानून से ऊपर दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा बिना सत्ता निष्पक्षता के संभव नहीं है। सत्ता का पूरा इसमें जब तक हस्तक्षेप रहेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी पूरा होता है जब अपराध, संरक्षण, चुप्पी तीनों पर कार्रवाई हो। और यहां पर अपराधी बचा हुआ है, वीआईपी, संरक्षण देने वाले बचे हुए हैं, और मुख्यमंत्री धामी जो चुप्पी बनाए हुए वो भी बचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं वीआईपी एंगल की पूर्ण और स्वतंत्र जांच हो। सबूत नष्ट करने के आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो। सबूत नष्ट करने वाली विधायक पर भी कार्रवाई हो। महिला कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों का सख्ती से अनुपालन हो, जो यहां पर भी नहीं हो रहा था। राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जवाबदेही भी तय हो, चाहे वो एक राज्य से दिल्ली की सत्ता में बैठे, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र अनिवार्य कर दीजिए, जो हमने भी मांग की कि एक सिटिंग जज के अधीन सीबीआई की ये जांच की जाए। पर 3 साल लगे, आंदोलन करना पड़ा, बहुत लोगों को अपनी जो है अपना त्याग देना पड़ा हर चीज का, तब जाकर ये जांच होती है। लेकिन 3 साल मुझे लगता है। तो ये अलका लांबा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कह रही हैं कि वहां पर केवल सीबीआई जांच से काम नहीं चलने वाला है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी के किस वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस वीआईपी का पता चले और ये बताया जाए कि वो शामिल थे या नहीं शामिल थे। वही मांग की है, उनके परिजनों ने भी की है, अंकिता भंडारी के। और अब यही सवाल है कि आखिर इस पर सरकार तैयार तो हुई है सीबीआई जांच के लिए, लेकिन इस जांच के बावजूद क्या असली जिस मकसद से ये जांच हो रही है वो मकसद पूरा होगा या नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। तो खैर ये अब खबर है, लेकिन इसको लेकर अभी भी सीबीआई जांच से लोग संतुष्ट नहीं है। और कल एक उत्तराखंड बंद की मांग की गई है। कई सारे संगठनों ने, कई महिला संगठन वहां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और वहां पर सामाजिक संगठनों का जो दबाव था उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा है, ये दिखाई पड़ रहा है। इधर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी इसको जन दबाव का नतीजा बताया है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है कि केवल सीबीआई जांच हो जाए। असली मुद्दा ये है कि जिस बीजेपी के जिस बड़े नेता को बचाने की कोशिश हो रही है, उस नेता के बारे में बताया जाए कि वो शामिल थे या नहीं शामिल थे। सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत को क्या कह रहे हैं। इतने देर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार कदम उठा रही है, ये अंकिता के हत्यारों को एस्केपिंग रूट देने जैसा है। हम कब से जांच की मांग कर रहे हैं, कब से तमाम वीडियोस, तमाम ऑडियोज सरफेस में घूम रहे हैं। उस बच्ची को न्याय देने में, उस बच्ची की जांच कराने में, उस बच्ची की हत्या की जांच कराने में, किसी गट्टू या किसी पट्टू को बचाने में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देरी कर रही थी, हिला हवाली कर रही थी, ये पाप का विषय है और ये श्राप का विषय है। अंकिता के हत्यारों को, उसके बलात्कारियों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। हमें सीबीआई से उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी करेगी, अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में नहीं आएगी। वरना याद रखे सीबीआई भी
कि पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। वो पहाड़ की बेटी है, पहाड़ की बेटी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी और पूरा पहाड़ उत्तराखंड चुप नहीं बैठेगा। तो इस अंकिता भंडारी को केवल सीबीआई जांच से न्याय नहीं मिलेगा और ये जांच होनी चाहिए और उस वीआईपी का पता होना चाहिए जिस वीआईपी की वजह से अंकिता भंडारी की जान गई है। तो खैर ये अभी मांग चल रही है और इसको लेकर आगे क्या होता है, लेकिन जन दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा, ये भी स्पष्ट हो गया है और अब सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। तो बड़ी खबर है ये और आगे इसमें जांच में होगा क्या ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जांच की मांग, अभी तक तो जांच की मांग ही नहीं स्वीकार की जा रही थी और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं समझी जा रही थी। यहां तक कि अंकिता भंडारी के परिजन भी लगातार मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब उनसे मिलने गए तब भी उन्होंने ये मांग की, लेकिन अब जाकर उसकी सिफारिश की गई। और इधर ईडी की कार्रवाई के बाद, ईडी की छापेमारी के बाद कोलकाता में आईपैक के दफ्तरों और उसके डायरेक्टर के घर पर जो छापेमारी की गई उसको लेकर जबरदस्त उबाल मचा हुआ है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला है। बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं और कहा है कि कोयले के खनन का पैसा अमित शाह के पास जाता है। यह सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है। सुन लेते हैं ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। और ये ममता बनर्जी कह रही कि कोयले का पैसा गृह मंत्री अमित शाह के पास जाता है, गद्दारों के जरिए ही अमित शाह तक पहुंचता है। मुझे ज्यादा परेशान मत करो, सब कुछ सामने आ जाएगा। देश के लिए मैं चुप रहती हूं लेकिन सब कुछ पेन ड्राइव में सेव है, लक्ष्मण रेखा पार मत करो। और कहा जा रहा है अमलेंदु जी जो वो हरी नीले रंग की फाइल लेकर चली आई थी वहां से, उन फाइलों में ये सारी चीजें, उनकी अपनी पार्टी के दस्तावेज तो हैं ही, जो आरोप वो लगा रही हैं, जिस पेन ड्राइव की बात कर रही हैं वो भी उसमें शामिल है। उसी के लिए इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। हाँ, आरोप यही लग रहे हैं कि असल में वो कोयला घोटाला जो है वो जिसके जरिए पैसा अमित शाह तक पहुंचता है, ये जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं उस पेन ड्राइव में यही था। ईडी की छापेमारी इसीलिए करवाई गई ताकि वहां से वो पेन ड्राइव उठा ली जाए। कोई सूचना मिल गई होगी कि अमित शाह के खिलाफ मामला ममता बनर्जी के पास है, तो ये वो उनका आरोप है। अब यह ममता बनर्जी के पास क्या है क्या नहीं हमें तो नहीं मालूम। ममता बनर्जी दावा कर रही है, ईडी के पास क्या है क्या नहीं है ये भी हमको नहीं मालूम। ईडी ने क्या किया क्या नहीं किया, सबके अपने कानूनी बातें हैं। लेकिन कल जब सुनवाई नहीं हो पाई ईडी की उस पे, तो ईडी ने वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा। अब सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट ईडी के अंडर में आ गया है जो पत्र लिखा जा रहा है? आप कैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख सकती है ईडी? तो क्या अब अदालतें जो है वो ईडी के कहने से चलेंगी, अमित शाह जी के कहने से चलेंगी, मोदी जी के कहने से अदालतें भी अब काम करेंगी? क्या ये है? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाया है कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं टीएमसी के, उनका साफ तौर पर समीर जी कहना है कि ये एक जुडिशियल ऑर्डर था और जुडिशियल ऑर्डर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव पत्र लिखकर आप उसको नहीं बदलवा सकते। अगर चीफ जस्टिस चाहें भी तब भी वो उस जुडिशियल ऑर्डर को नहीं बदल सकते एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जरिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अलग होती हैं, जुडिशियल पावर्स अलग होती हैं। जुडिशियल पावर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दखल नहीं दे सकती। इसमें मोदी जी, शाह जी और ईडी साहब इसमें दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल। और कोई डिमांड की जाती है तो उसकी एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है। चिट्ठी लिखकर चीफ जस्टिस से मांग नहीं की जाती है। हालांकि इस पर अगर ये पत्र पहुंचता है चीफ जस्टिस के पास तो उनको खुद आपत्ति जतानी चाहिए और एक इनको समझाना चाहिए कि ये तरीका नहीं होता
हुआ है, लेकिन कल्याण बनर्जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं। और हम उस प्रदर्शन को भी देखेंगे जो कल वहां पर जाधवपुर में हुआ है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और यहां जिस तरीके से संसद में या गृह मंत्रालय के बाहर कल सांसदों का प्रदर्शन था, टीएमसी कार्यकर्ताओं का, वो हम लोगों ने दिखाया ही था। इस प्रदर्शन को भी देखेंगे। पहले कल्याण बनर्जी को सुनते हैं, ईडी के पत्र पर उन्होंने क्या कहा है। No, this is rightly it has been done, because the order which has been passed by the honorable judge, it's a judicial order. She has passed a judicial order, and judicial order cannot be changed by an administrative way. Chief Justice, which has been written to the Chief Justice, that is an administrative forum. And in an administrative forum, even the Chief Justice cannot change a judicial order. It is known to every lawyer. But why ED has done? Amit Shah thinks that he has purchased the entire India. That is the reason. They are the arrogance. 14 days. The previous order stays, as you said. The previous order stays. Naturally, that is the only order. Because this order cannot be, a judicial order only can be changed by the higher bench, not by the Chief Justice in an administrative way. Thank you, sir. तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एरोगेंस को दिखाता है, गृह मंत्री के, सरकार के एरोगेंस को दिखाता है कि कैसे वो जुडिशरी पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें हैं जो कल वहां पर जाधवपुर से लेकर हजारा तक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ईडी की छापेमारी और केंद्र सरकार की कार्रवाई, जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ ये मार्च निकाला है। इसको एक बार देखते हैं पूरे स्क्रीन पर कि किस तरीके से एक लंबा मार्च था, हजारों लोग इसमें शामिल रहे और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था। যারা তৃণমূলকে অনেক অসার কথাবার্তা বলেন, আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত তুমি। और तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है और लिखा है कि कल जाधवपुर से हाजरा तक हमारी माननीय चेयरपर्सन ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ ये मार्च ये साबित करता है कि बंगाल के लोग चुनाव आयोग की राजनीति का विरोध, ई स्क्वायर का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईडी और इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, जहां ईडी और चुनाव आयोग दोनों का दुरुपयोग करके बांग्ला विरोधी भाजपा का विरोध करने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है। जो लोग केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके असहमति की आवाज को दबाना चाहते हैं, उन्हें आम नागरिकों की इस भारी भागीदारी को अपनी आने वाली हार का साफ संकेत समझना चाहिए। अगर बीजेपी ने कभी कोई किताब उठाकर सीखा होता तो वे अब भी यह नहीं सोच रहे होते कि बंगाल उन्हें बार बार क्यों न करता है, जबकि बीजेपी का इतिहास को फिर से लिखने और नक्शे बदलने की कोशिश कर रही है। श्रीमती ममता बनर्जी लोगों के साथ सड़कों पर अपना रास्ता खुद बना रही हैं। जय बांग्ला, ये तृणमूल कांग्रेस ने इस विजुअल के साथ ये ट्वीट किया अंग्रेजी में, उसका हमने हिंदी अनुवाद बताया। जी बिल्कुल, तो ये उस विजुअल की वहां पर कल जाधवपुर से हजारा तक ये मार्च निकाला गया है और ईडी किस तरीके से सरकार ईडी और चुनाव आयोग के जरिए काम कर रही है। ई स्क्वायर के यानी दो ई मिलकर इलेक्शन कमीशन और ईडी, ये दोनों मिलकर प्रवर्तन निदेशालय ये कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बड़ा सवाल उठाया है, आरोप लगाया है कि कैसे ये पूरा कोयला का पैसा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के पास। अभी तक इतना बड़ा आरोप और बिल्कुल नाम लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे बड़े नेता ने अमित शाह के ऊपर ऐसे लगाया हो। हाँ, किसी ने नहीं लगाया है इस तरीके का आरोप, और सीधे सीधे वो तो मतलब आरोप, इतना गंभीर आरोप कि कोयला की दलाली का सारे सबूत मेरे पास है, सारे सबूत है पेन ड्राइव में, और मैं देश के लिए खामोश हूँ। ज्यादा परेशान करोगे तो उसे ओपन कर दूंगी। तो अब ये इसीलिए कल काफी ज्यादा हलचल जो थी वो गृह मंत्रालय में देखी गई समीर जी, और जो टीएमसी के सांसदों को गिरफ्तार करवाया गया और जिस तरीके से डंडाडोली करके उठाया गया, और ये साफ समझ में आता है कि इसका मतलब कि अंदर तक सत्ता प्रतिष्ठान में जो है वो हलचल मच गई ममता के इस आरोप के बाद कि पेन ड्राइव में सब कुछ हो। ये पेन ड्राइव लेने के लिए ही था वो ईडी की छापेमारी करवाई गई, चूंकि इसमें सारे सबूत थे। तो हमें नहीं मालूम कि कोई सबूत है ममता बनर्जी के पास नहीं है, लेकिन आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है और इस पर बीजेपी की कोई सफाई
भाई कम से कम समझिए हमने नहीं देखी, ना गृह मंत्री की तरफ से और ना नड्डा साहब की तरफ से, जबकि नड्डा साहब तो कल कोलकाता में ही थे, बंगाल में ही थे, तो वो भी अपना इस पर बयान जारी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। रविशंकर प्रसाद ने तो जब यहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पर घसीट के लाया गया और गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनका भी कोई बयान इस पर नहीं आया है या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन नहीं किया है। जो दावा कर रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई खंडन किसी भी तरीके का नहीं किया है, और अभी तक ये नहीं कहा गया है कि साहब वो पैसा जो है कोयले का वो अमित शाह तक नहीं पहुंचता। ये किसी की तरफ से हमने कम से कम समझ नहीं देखा, आया हो तो हम कह नहीं सकते, हमने कम से कम नहीं देखा है, और अगर आया होगा तो हमारे दर्शक भी हमको अपडेट कर देंगे कि हाँ कि फला बीजेपी नेता का इस पर बयान आ चुका है और अमित शाह की तरफ से इसको नकारा जा चुका है। अभी तक नहीं नकारा गया, कल नकार दें हम कह नहीं सकते, थोड़ी देर बाद नकार दें हम कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, और सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला किया है सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर कि कोयले का पैसा तमाम देश द्रोहियों के जरिए जाता है गृह मंत्री अमित शाह के पास, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। और इधर कांग्रेस पार्टी ने कि AI जनरेटेड एक वीडियो आज फिर जारी किया है और क्या उसमें लिखा है कि इनसे होता ही नहीं। एक बार देखते हैं किन मुद्दों पर, किन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, किन बातों का जिक्र उस वीडियो में किया गया है और उस पर सरकार ने क्या किया, उसी पर आधारित एक AI जनरेटेड वीडियो है कांग्रेस पार्टी का और उसका शीर्षक है इनसे होता ही नहीं। देख लेते हैं। इनसे होता ही नहीं है। जनता को साफ पानी देना हो, इनसे होता ही नहीं है। जनता को साफ हवा देना हो, इनसे होता ही नहीं है। रुपया को डॉलर के मुकाबले मजबूत करना हो, इनसे होता ही नहीं है। किसानों के फसल का सही दाम देना हो, इनसे होता ही नहीं है। बलात्कारियों को सजा दिलानी हो, इनसे होता ही नहीं है। चीन को लाल आंख दिखानी हो, इनसे होता ही नहीं है। ट्रंप के दावों का मुंह तोड़ जवाब देना हो, इनसे होता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है। तो ये है इस जो कांग्रेस पार्टी का AI जनरेटेड वीडियो है, इनसे होता ही नहीं कि कोई काम नहीं होता है और यहाँ पर आरोप दूसरों पर लगाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और लगातार इस तरह के वीडियो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए जाते हैं। इधर जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया है और वो कह रहे हैं कि हम डिफेमेशन केस फाइल करेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ। अमलेंदु हाँ, ये कह रहे हैं, ये अभी आया है और हमारी टीम ने हमको भेजा है कि ये आ गया है उनका शुभेंदु अधिकारी का इस पे वक्तव्य जो है, मतलब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको पोस्ट किया है और वो उसमें साफ तौर से कहते हुए बताया जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो है इस पे अटैम्प्ट जो है मतलब जो किया है, तो इस पर हम डिफेमेशन की करेंगे। तो डिफेमेशन करेंगे तो डिफेमेशन तो बाद में होता, पहले इसका खंडन आना चाहिए था, और आप डिफेमेशन करेंगे जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसकी तरफ से आना चाहिए। भाई गृह मंत्री के ऊपर अगर आरोप है तो गृह मंत्री के ऊपर आरोप, उसमें इनका भी नाम है कि इन्हीं के जरिए वो पैसा पहुंच रहा है, तो इनकी ओर से खंडन आ रहा है। इनकी ओर से खंडन है, फिर ये इस मतलब इनकी ओर से खंडन है, ये अपनी तरफ से करेंगे, ये मतलब अमित शाह की तरफ से नहीं करेंगे। हाँ, तो अमित शाह के मामले में हम लोग ठीक है, मतलब कि उनकी तरफ से नहीं आया है। तो ये अब डिफेमेशन केस करेंगे, लेकिन अब इनका डिफेमेशन केस जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में फिर ममता बनर्जी का पेन ड्राइव भी जाएगा और उसमें फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्या होगा। लेकिन जो बड़ा आरोप लगाया है और कहा ये ममता बनर्जी ने कि ज्यादा परेशान मत करिए, नहीं तो फिर ये सारी चीजें ये पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन घेरे नजर आ रहे हैं और जिस तरह से कल गृह मंत्रालय हलचल में दिखाई पड़ रहा था, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि निश्चित तौर पर जो दस्तावेज ममता बनर्जी वहां से उठाकर लाई है, जिस पेन ड्राइव की बात कर रही हैं, उस पेन ड्राइव में बहुत कुछ है। अगर वो आता है बाहर तो क्या कुछ उसमें हलचल मचेगी वो साफ दिखाई पड़ रहा है और वो हलचल दिख भी रही है। इधर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है वहां आशा वर्कर्स को लेकर और उनका आशा वर्कर्स के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है और वो प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांग को लेकर। उनकी मांग को कोई सुन नहीं रहा है, हालांकि प्रदर्शन मांग इनकी सुनवाई तो कोई नहीं होती है, बाद में लठ बजाकर उनसे वहां से भगाया जाता है। ट्वीट को देखते हैं जो लिखा है अखिलेश यादव ने, क्या लिख रहे हैं कि ये आशा वर्कर्स इतने दिनों से परेशान हो रही हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो लिख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने आशा वर्कर्स से किया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसी कारण
आशा बहनों के बीच निराशा और गुस्सा फैला हुआ है। ऊपर से वादा खिलाफी करने वाली भाजपा सरकार, शासन और प्रशासन दोनों ही आशा बहनों को नीचा दिखाने के लिए जब गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके उनका अपमान करते हैं तो ये क्रोध आक्रोश में